नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, भारत की राजनीति में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि विपक्षी दल जिनके यूनिटी की कोशिशें चल रही है, उनकी एक बड़ी बैठक आज बेंगलोर में शुरू हो रही है। ये बैठक 2 दिन चलेगी। तो ये सो कॉल्ड यूपीए की बैठक है। कांग्रेस लेड या विपक्षी दलों की एकता के लिए नीतीश कुमार के प्रयासों का ये नतीजा है कि आज विपक्ष के तकरीबन 25 से 26 पार्टी जो हैं, दल जो हैं, वो बेंगलोर में इकट्ठा हो रही हैं कि किस तरह से बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में पटखनी दी जाए। उधर एनडीए की भी एक बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें एनडीए के जो घटक दल हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं, अब से 10-11 महीनों के बाद, उसमें जो है उनकी जो शानदार परफॉर्मेंस चली आ रही है 2014 से, उसे कैसे बरकरार रखा जाए। तो बड़ा दिलचस्प है मंजर राजनीति का। बाढ़ और मानसून को अगर छोड़ दें तो अब क्या होगा, हम बात करेंगे विपक्षी दलों के बारे में, उनकी बैठक के बारे में। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश से है जो आपको अब तक पता चल गई होगी, और वो है कि सुभाषपा के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा जो पार्टी है, जो पहले बीजेपी में थी, फिर बाद में वो समाजवादी पार्टी के साथ चली गई और उसके बाद एक बार फिर से उसका गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया है। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये होना था, ये माना जा रहा था, और ये ऐसी आशंकाएं या ऐसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर जो सत्ता के बड़े मुरीद हैं, वो उधर ही रहते हैं जिधर सत्ता रहती है, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें वो गाजीपुर गए थे और वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि वो जो है पटना में जो रैली होगी उसमें अनाउंस करेंगे कि किसके साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ उन्होंने कोई पट्टा नहीं लिखवाया है। ये तमाम बातें वो कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली सबको जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ और उनकी पार्टी का गठबंधन एनडीए से हो गया, यानी बीजेपी के साथ वो मिल गए। अब इसमें कल से जो सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है सुभाषपा के एमएलए, मऊ से जो एमएलए हैं अब्बास अंसारी। आपको पता है कि अब्बास अंसारी जो है वो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और मऊ से विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सुभाषपा का गठबंधन अमित शाह, बीजेपी या एनडीए से हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब अब्बास अंसारी भी एनडीए घटक दल के एक हिस्सा है। बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या मुख्तार अंसारी भी अब एनडीए के घटक माने जाएंगे? और क्या जो शिकंजा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कसा हुआ है माफिया मुख्तार अंसारी पर, वो शिकंजा क्या ढीला होगा? तमाम तरह के सवालात हैं। लेकिन एक बयान आया है आज मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर उत्तर प्रदेश के जो उनके अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, तो उनका कहना है कि इस बारे में, या सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का भी बयान आया है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। वो ज़रूर सुभाषपा के टिकट पे एमएलए हैं, लेकिन क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा और किस तरह से उनका ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, और वो तमाम सुविधाएं उनको फिर से मिलने शुरू हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ये बात की बात है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं की गई है। चलिए बात करते हैं अब बेंगलोर में होने वाले विपक्षी दलों के बैठक की। तो कुल मिलाकर 25 से 26 दल इसमें भाग ले रहे हैं, और आपको पता है कि इसके पहले ये 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली थी, लेकिन इसकी डेट को फिर पोस्टपोन किया गया और 17-18 जुलाई कर दी गई। और इसमें तमाम राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी भी जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, जो पिछली बार मीटिंग में पटना में नहीं गए थे और उनको लेके बड़े तमाम कयास चल रहे थे उसके बाद से कि क्या वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एक बार फिर वो भी एनडीए का घटक दल बनने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी सारी आशंकाओं पर विराम लगाते हुए चौधरी जयंत सिंह जो है वो जा रहे हैं बेंगलोर, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी भी जा रही है। पिछली बार अखिलेश यादव अकेले गए थे, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि राम गोपाल यादव जो पार्टी के मुख्य नीतिकर्ता हैं, वो भी साथ में जा रहे हैं वहाँ पर। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग में क्या होता है। इस मीटिंग में 2-3 बातें हैं। नंबर 1 की इस जो गठबंधन होगा विपक्षी यूनिटी के बाद, जो एक घटक सामने आएगा, उसका नाम क्या यूपीए ही रहेगा या इसका नाम बदल कर कुछ दूसरा किया जाएगा? जैसे एक नाम की चर्चा चल रही है, पीडीए, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी देशभक्ति से जुड़ा हुआ नाम
चूँकि बीजेपी जो है वो राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी समर्थक पार्टी है और अपने को राष्ट्रवाद से जोड़ती है, तो उसकी काट के लिए संभवतः ये नाम रखा जा सकता है PDA, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। एक तो नाम पे चर्चा होगी। दूसरा कि इस मुहिम का कन्वीनर कौन होगा, इसमें किस नेता को, क्या नीतीश कुमार का नाम ऑफिशियली अनाउंस होगा इस मूवमेंट के कन्वीनर के लिए, विपक्षी एकता के कन्वीनर यानी संयोजक के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इसमें यह भी तय हो सकता है कि जो 20 जुलाई से लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें जो है विपक्ष की रणनीति क्या होगी। तो जो सबसे बड़ी रणनीति है वो तो ये है कि जो जिसकी मांग केजरीवाल कर रहे हैं और उसके कांग्रेस ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस का कहना है कि वो अध्यादेश जो लाई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, उसका वो विरोध करेंगे राज्यसभा में। तो इसके बाद जो है केजरीवाल भी तैयार हुए हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि केजरीवाल का जाना जरूरी है। केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी थी उसका 3 स्टेट्स में कम से कम अच्छा प्रभाव है। अगर हम बात करें पंजाब की, हम बात करें दिल्ली की, हम बात करें हरियाणा की, तो इन तीनों प्रदेशों के कुल सीटों की संख्या लोकसभा की 30 है, जो कम से कम इम्पॉर्टेंट है अगर उत्तर भारत के हिसाब से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पहुँच रहे हैं। अब पार्टी का कन्वीनर कौन होता है ये देखने वाली बात है, और कितना एक्सेप्टेंस उसको मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में जो सदन इस बार चलेगा मानसून सत्र का, उसमें और भी मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे बालासोर का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसके अलावा मणिपुर की हिंसा पर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा संघीय ढांचा जो विपक्ष का आरोप है कि इसे केंद्र सरकार ख़त्म कर रही है, इस पे घेरने की कोशिश होगी NDA को। इसके अलावा राज्यपालों की भूमिका जो पिछले दिनों से देखने से आ रही है, राज्यपालों की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, खासकर अभी जो तमिलनाडु में डेवलपमेंट हुआ था, जिस तरह से राज्यपाल ने बिना राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना एक मंत्री को जो है मंत्रिमंडल से हटा दिया था, बाद में होम मिनिस्ट्री के दखल अंदाजी के बाद वो जो है वो मामला शांत हुआ। तो इन सब मुद्दों पर भी सदन में घेरने की कोशिश होगी और इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दिन भर ये चर्चा चलेगी। शाम को सिद्धारमैया जो है डिनर दे रहे हैं और वो डिनर और बैठक साथ साथ चलती रहेगी और बातचीत होती रहेगी कि किस तरह से जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सीट शेयरिंग का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अभी सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सीटों का बंटवारा जो है वो बड़ा टेढ़ा मामला है और इसे सुलझाना इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी ये संभव भी नहीं है, क्योंकि खासकर अगर हम सिर्फ 2 पार्टी की बात करें, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का दावा दिल्ली में या पंजाब में या यूं कहें हरियाणा में कितना देगी और कांग्रेस कितनी सीट की डिमांड करेगी, आम आदमी पार्टी उतनी सीट उसको देगी या नहीं देगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा गड्ढमड सिचुएशन है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें पिछले 2, तो उसमें आम आदमी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब पिछला जो चुनाव जीता है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली में 92 सीटें उसको मिली, प्रचंड बहुमत है। अगर अब उसमें पंजाब की बात करें तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन अगर यही सवाल लोकसभा चुनाव की ओर देखा जाए, अगर ये सवाल लोकसभा चुनाव के उस पर देखा जाए या उस पर विचार किया जाए, तो उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। तो सीट का शेयरिंग किस तरह से होगा ये एक बड़ा देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मामला भी बड़ा उलझेगा, क्योंकि यहाँ मुख्य जो विपक्षी दल हैं वो आपके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो कितना सीट शेयरिंग करने को तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी इस पे जो है विचार नहीं किया जाएगा। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर विचार हो सकता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके हम लोग चले, एक नारा लेके सामने आए, क्योंकि नारे के मामले में तो मोदी जी और उनकी पार्टी का कोई जवाब नहीं है, अमित शाह का कोई जवाब नहीं है। तो एक ऐसा नारा भी चुना जाए या लेके सामने आया जाए जो असर करे पब्लिक के दिलो दिमाग पर, तो इस बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन निश्चित रूप से सीट शेयरिंग पे अभी कोई चर्चा नहीं होगी। सीट शेयरिंग का जो काम है वो फिलहाल राज्य की इकाइयों पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं और जो आज शामिल हो रहे हैं उसमें बहुत सारे दल ऐसे भी हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में। तो जाहिर सी बात है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर अपना दावा उतना मजबूती से पेश नहीं कर सकते। इसलिए लेकिन जो दल मजबूत हैं,
राज्यों में, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, तो वो जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो उनका दावा किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा इस पीडीए या सो कॉल्ड विपक्षी यूनिटी जो दल बनेगी उसको लेकर, तो ये देखने वाली बात होगी। तो इसलिए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सीट शेयरिंग पे अभी फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं होगी और सिर्फ जो ये मुद्दे मैंने उठाए आपके सामने बताएं, अभी इस पे ही चर्चा होगी। क्या निकल कर सामने आता है ये हमें पता चल जाएगा आज शाम को भी, और कल जब मीटिंग ये समाप्त होगी तो जैसा भी आउटकम इस मीटिंग का निकल कर आता है हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे आपके सामने। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।